नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पे। दोस्तों, अपने 12 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 13वां लेसन प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। जो साथी नहीं जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि, यानी अगर हम बात करें सजीवों की बात करें तो सजीवों के अंदर वृद्धि का होना, किसका होना, ग्रोथ का होना एक महत्वपूर्ण गुण है। सजीवों में वृद्धि का होना एक महत्वपूर्ण गुण है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये ग्रोथ है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये भाई शुरुआती दौर में होती है या मध्य दौर में होती है, नहीं, ग्रोथ हमेशा अर्थात जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस क्रिया के उपरांत जो जीव है, यानी ग्रोथ के बाद जीव है, उस जीव का आकार एवं परिमाप में स्थायी परिवर्तन होता है। आकार एवं परिमाप में स्थायी परिवर्तन होता है, यानी परमानेंट चेंजेज आ जाते हैं। आकार में, परिमाप में स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाते हैं, अर्थात अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आ जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि किसका परिणाम है, उपापचयी क्रियाओं का। उपापचयी क्रियाओं के कारण ग्रोथ होती है। जीवों में किसके कारण, उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। उपापचयी क्रियाएं होती हैं, कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी प्राप्त होती है और शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके उपरांत जीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वृद्धि की परिभाषा लिखो, तो लिखोगे सजीवों के आकार और आयतन में, किसमें, आकार व आयतन में, किनके, सजीवों के आकार व आयतन में होने वाले स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय, सजीवों के आकार एवं आयतन में होने वाले स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जीवों का शुष्क भार बढ़ता है। शुष्क भार बढ़ता है। शुष्क भार वह भार जिसमें, यानी कोई पौधा है उसको सुखा लें, यानी जल की मात्रा उसमें ना रहे, तो वो जो भार होगा वो उसका शुष्क भार कहलाता है। अर्थात जीवों के शुष्क भार में परिवर्तन होता है वृद्धि के कारण। ऐसा नहीं है, वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि पौधा बढ़ गया, नहीं, वृद्धि का मतलब है पौधे के अंदर शुष्क भार का बढ़ना। वो चाहे ग्रोथ ऊपर हो रही हो, चाहे पार्श्व में हो रही हो, यानी चाहे भाई पौधा है वो पार्श्व में वृद्धि कर रहा हो, चाहे ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा हो, तो वृद्धि है उसके कारण जीवों का शुष्क भार है वो बढ़ता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि भाई बीजों को भिगोने पर, बीजों को क्या कर दें, भिगो देने पर वे पानी अवशोषित करके क्या हो जाएंगे, फूल जाते हैं। बीजों को भिगो देने पर वे पानी अवशोषित करके फूल जाते हैं, लेकिन सुखाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, सुखाने पर सुखा देंगे तो वो पुनः वही आकार ग्रहण कर लेते, पुनः वही आकार प्राप्त कर लेते हैं। बीजों को भिगो देंगे तो फूल जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें सुखाएंगे तो फिर से उसी आकार में आ जाते हैं। हाँ जी, अतः इस क्रिया में स्थायी व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होता।
यानी बीजों को भिगोया, फूले, सुखाए, पुनः वही आकार प्राप्त कर लिया। अर्थात एक बार तो बीज का आयतन बड़ा था, आकार और आयतन बड़ा था, लेकिन उसको सुखाने पर वो फिर से वही आकार प्राप्त कर लेता है। इस कारण ये जो प्रक्रिया है इसे हम ग्रोथ नहीं कहते, अर्थात इसको हम क्या नहीं कह सकते, ये वृद्धि नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ है, ना कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन के कारण बीज अपनी पूर्व अवस्था में आ गए, इस वजह से ये वृद्धि एक प्रकार से नहीं है। अब हम बात करते हैं पादप में वृद्धि स्थल। पादप में वृद्धि स्थल, पादप में वृद्धि स्थल। पादपों में वृद्धिकारी ऊतक क्या कहलाता है? विभज्योतक। विभज्योतक या मेरिस्टेम टिश्यू है, उसको हम पादप का वृद्धिकारी स्थल कहते हैं। यानी पादपों में वृद्धिकारी ऊतक को क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमिक टिश्यू या विभज्योतक कहा जाता है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं कैसी होती हैं? इस ऊतक की कोशिकाओं में एक तो विभाजनशीलता का गुण पाया जाता है, विभाजनशीलता का गुण पाया जाता है। स्थिति के आधार पर विभज्योतक को अपन 3 भागों में बांटते हैं। पादपों में स्थिति के आधार पर विभज्योतक को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला आता है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक, हाँ, इस ऊतक की कोशिकाएं, जैसे ये रो है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं रो एवं मूल के शीर्ष भाग में पाई जाती हैं। यानी यहाँ पे कौन सा? शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है। यानी जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो प्ररो के और जड़ों के शीर्ष भाग के ऊपर पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर के नई कोशिका बनाती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कोशिकाएं बनाती हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती हैं। इससे मुख्यतया पादप की क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। इससे पादप की मुख्यतया लंबाई में वृद्धि होती है तथा सीमित मात्रा में, मुख्यतः तो लंबाई बढ़ती है और सीमित मात्रा में मोटाई बढ़ती है। यानी मुख्यतः तो लंबाई बढ़ती है और सीमित मात्रा में मोटाई बढ़ती है। किसके कारण? शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण। इस वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। इस तरह से जो ग्रोथ होगी उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। बाद में ये कोशिकाएं विवर्धन तथा विभेदन द्वारा स्थायी ऊतकों में बदल जाती हैं। बाद में यही कोशिकाएं विभेदन और विवर्धन के द्वारा स्थायी ऊतकों में बदल जाती हैं। दूसरा विभज्योतक आता है जिसे हम अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक कहा जाता है। यानी यह स्तंभ की पर्ण संधि के ऊपर पाया जाता है, जो पर्व में वृद्धि करता है। ये जैसे भाई ये कोई पर्व है जहाँ पे ये तना है मान लो, और यहाँ से ये पत्तियां निकल रही हैं। तो जो इस अंतर्वेशी विभज्योतक है ये पर्व संधियों पर यहाँ पे पाया जाता है। इन पर्व संधियों के ऊपर पाया जाता है। ये पर्व संधि है ना, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? अंतर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है। जो पर्व का मतलब होता है, ये पर्व है, इसको बोलते हैं पोरी। ये जो जैसे गन्ने की पोरी होती है,
ऐसे। ये पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है, पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है, अर्थात जिससे तने की लंबाई बढ़ती है। अंतर्वेशी विभ्योतक है, ये भी किसमें, लंबाई में वृद्धि करता है। तीसरा विभ्योतक आता है जिसे हम पार्श्वीय विभ्योतक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्वीय विभ्योतक कहते हैं। अब ये पार्श्व का मतलब होता है बगलों में, पार्श्व का मतलब होता है बगल में। जैसे ये तना है, इसके पार्श्व में, इस भाग में, जैसे ये तना है, इसके चारों, ये पार्श्व वाला हिस्सा है, ये शीर्ष, जैसे ये शीर्ष हो गया, और ये वाला पार्श्व बगलों में। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो विभ्योतक है वो पार्श्वीय भागों में पाया जाता है। सामान्यतः अनावृत बीजी एवं द्विबीज पत्रियों में पार्श्व विभ्योतक कोशिकाएं सक्रिय होने से तने की व जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। यानी यहाँ से शीर्षस्थ विभ्योतक और अंतर्वेशी विभ्योतक, इन दोनों से तो लंबाई में वृद्धि होती है, और पार्श्व विभ्योतक से तने व जड़ों की मोटाई के अंदर वृद्धि होती है। इस तरह की जो वृद्धि है इसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। कैसी, ये वाले तो शीर्षस्थ विभ्योतक से तो प्राइमरी ग्रोथ, और इससे सेकेंडरी या द्वितीयक वृद्धि इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृद्धि की प्रावस्थाएं। किसकी, वृद्धि की प्रावस्थाएं, वृद्धि की प्रावस्थाएं। देखिए, वृद्धि प्रावस्थाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। वृद्धि की प्रावस्थाओं को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला कोशिका विभाजन या कोशिकाओं का निर्माण। पहली अवस्था है कोशिका विभाजन। हाँ जी, इस प्रावस्था में कोशिका समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं। जैसे ये कोशिकाएं लगातार क्या करी, समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा रही है। यानी कोशिका विभाजन अवस्था, इस अवस्था में कोशिकाएं लगातार क्या करके समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं। इन संख्याओं में इन कोशिकाओं में केंद्रक, इन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होगा ना, वो केंद्रक बड़ा, केंद्रक कैसा होगा, बड़ा सघन जीवद्रव्य वाला होगा, सघन जीवद्रव्य युक्त होता है, सघन जीवद्रव्य युक्त होता है। और इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल बहुत पतली होती है। सेल वॉल कैसी होती है, बहुत पतली होती है। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। दूसरी अवस्था आती है कोशिका दीर्घीकरण अवस्था। कोशिका दीर्घीकरण अवस्था, हाँ जी, यह वृद्धि भी द्वितीय प्रावस्था है। ये वृद्धि की, ये प्रथम प्रावस्था हो गई। ये वृद्धि की कौन सी, सेकंड फेज है। ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज है। अर्थात ये वृद्धि की दूसरी प्रावस्था है। इसके अंदर कोशिकाएं अपने आकार और आयतन में स्थायी व अनुत्क्रमणीय वृद्धि करेंगी। दीर्घीकरण का मतलब है आकार का बढ़ना, ऐसे आकार में बड़ी हो जाएंगी, और अनुत्क्रमणीय यानी आकार और आयतन में अनुत्क्रमणीय वृद्धि होती है, जिससे पादप के जो शुष्क भार है वो शुष्क भार, पादप का शुष्क भार बढ़ता है। पादप का शुष्क भार है वो बढ़ता है।
इन कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है तथा केंद्रक परिधि की ओर खिसका होता है। जैसे आपने पादप कोशिकाओं में देखा होगा, पादप कोशिकाओं के अंदर जो बड़ी रिक्तिका होती है, केंद्रक है, वो परिधि की ओर इस तरह से खिसका रहता है। तीसरी अवस्था आती है जिसको हम कोशिका विभेदन अवस्था बोलते हैं। कोशिका विभेदन अवस्था, ये कौन सी फेज हो गई? थर्ड फेज। ये कोशिका वृद्धि प्रावस्थाओं की तीसरी अवस्था है। इस प्रावस्थाओं में कोशिकाएं विभेदित होकर के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं, यानी विभेदित हो जाएंगी, स्थायी ऊतकों में बदल जाती हैं। कोशिकाओं का जाइलम एवं फ्लोएम में विभेदित होना, जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि शुरुआत में कोशिकाएं जाइलम फ्लोएम नहीं बनाती, लेकिन बाद में जो ये कोशिकाएं हैं यही किसमें? जाइलम और फ्लोएम में विभेदित हो जाती हैं। इसे कोशिका विभेदन अवस्था कहते हैं। तीन अवस्था हुई। पहली अवस्था में कोशिका विभाजित होंगी, अपनी संख्याएं बढ़ाएंगी और इनका जो केंद्रक होगा बड़ा होगा और इनमें सघन जीव द्रव्य युक्त इसमें होता है और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। कोशिका दीर्घीकरण अवस्था, इसमें कोशिकाएं अपने आकार और आयतन में स्थायी परिवर्तन करेंगी, अर्थात अनुत्क्रमणीय परिवर्तन करेंगी, जिससे उनका शुष्क भार बढ़ेगा। तीसरा कोशिका विभेदन अवस्था, इसके अंदर स्थायी जो ये कोशिकाएं हैं वे स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जैसे कोशिकाओं द्वारा जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण किया जाना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोशिका बल गतिकी, इसको हम कहते हैं कोशिका बल गतिकी। हाँ जी, एक निश्चित समय में किसी पादप के आकार व भार में होने वाली वृद्धि उसकी वृद्धि दर कहलाती है। निश्चित समय में किसी पादप के आकार एवं भार में होने वाली जो वृद्धि है उसे हम वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट। अगर आपसे पूछे ग्रोथ रेट क्या है तो आप क्या कहोगे? किसी पादप के आकार व भार में, अर्थात एक निश्चित समय के अंदर पादप के आकार व भार में होने वाली जो वृद्धि है उसे ही उसकी वृद्धि दर कहते हैं। वृद्धि को ज्यामितीय व अंक गणितीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी भाई ज्यामितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से और अंक गणितीय दोनों रूपों के अंदर इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। ज्यामितीय वृद्धि में एक कोशिका से निर्मित दोनों पुत्री कोशिकाएं दोबारा विभाजित होती हैं। जैसे ये कोशिका है, ये दोबारा बढ़ेंगे, 2 कोशिका बनाएंगे, 2 से 4 कोशिका बनेंगे, अर्थात एक कोशिका के विभाजन से निर्मित होने वाली जो दोनों पुत्री कोशिकाएं, एक कोशिका के विभाजन से बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाएं पुनः विभाजित होने योग्य होती हैं, जिससे प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या क्या होती चली जाती है? दुगनी होती चली जाती है। एक के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 ऐसे, 4 से फिर 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ती चली जाती। यानी प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या क्या होती चली जाएगी? दुगनी होती चली जाएगी। यह वृद्धि युग्मनज के प्रारंभिक विभाजनों के समय देखी जाती है। इस तरह की वृद्धि जब
मेल प्लस फीमेल गेमेट्स मिलकर के जाइगोट बनाते हैं निषेचन के बाद, तो जाइगोट में इस तरह की वृद्धि होती है। एक कोशिका होती है, जैसे जाइगोट है, जाइगोट से 2 कोशिका बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8, 8 से 16। इस तरह की जो वृद्धि है कहाँ देखी जाती है? युग्मनज के प्रारंभिक विभाजनों में देखी जाती है। और दूसरी अपन देख रहे हैं अंक गणितीय, ये तो ज्यामितीय हो गई, दूसरी है अंक गणितीय वृद्धि। अंक गणितीय वृद्धि में प्रत्येक विभाजन से बनने वाली 2 पुत्री कोशिकाओं में से एक स्थायी कोशिका में बदल जाती है। यानी ये कोशिका है, ये विभाजित हुई, 2 कोशिका बनाई, अब ये एक कोशिका किस में बदल गई? स्थायी कोशिका में, स्थायी कोशिका में बदल गई। अब फिर यही कोशिका आगे चल के विभाजित होगी, फिर एक कोशिका इनमें से फिर से स्थायी में बदल गई, फिर ये कोशिका फिर आगे चल फिर विभाजित हो गई, फिर ये फिर स्थायी बन गई। कहने का मतलब है कि प्रत्येक विभाजन से जो 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें से एक स्थायी कोशिका में बदल जाती है और केवल एक कोशिका ही आगे विभाजित होती है। इस कारण प्रत्येक विभाजन से केवल एक नई कोशिका की वृद्धि होती है। यानी केवल ये, जैसे यहाँ पे भी एक विभाजनशील कोशिका थी, फिर यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यानी केवल एक ऐसे एक कोशिका के अंदर वृद्धि होती है, विभाजनशील एक कोशिका के अंदर वृद्धि होगी। यहाँ पे तो कोशिकाओं की संख्या लगातार दुगनी होती चलेगी और यहाँ पे जो कोशिकाओं की संख्या है वो लगातार दुगनी ना होकर के केवल एक ही रहती। यह विधि प्ररोह और मूल शीर्ष में देखी जाती है। वृद्धि कहाँ पे देखी? ये तो युग्मनज में, युग्मनज के प्रारंभिक विभाजनों के अंदर देखी जाती है, और ये प्ररोह एवं मूल शीर्ष में इस तरह की वृद्धि देखी जाती है। अंक गणितीय वृद्धि वो प्ररोह और मूल शीर्ष में देखी जाती है। हाँ जी, वृद्धि के कारकों को समान रखते हुए यदि पादप की वृद्धि का मापन किया जाए तो संपूर्ण पादप की वृद्धि एक समान नहीं होती। यानी वृद्धि के कारकों को हम क्या रख लें? समान रख लें, तो सारे के सारे पादप की समस्त पादप की वृद्धि है वो समान नहीं होती। समस्त पादप की वृद्धि है वो समान नहीं होती, यानी पादप के सभी भागों में वृद्धि समान नहीं होती। इनकी जो वृद्धि दर का मापन, वृद्धि दर का समय के साथ एक ग्राफ खींचा जाए, समय के साथ क्या खींचा जाए? एक ग्राफ खींचा जाए, तो वो ग्राफ एस आकृति का, एस आकृति का या सिग्मोइड, एस आकृति को सिग्मोइड भी बोलते हैं, सिग्मोइड आकृति का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। किसके बीच? वृद्धि दर और समय के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। जैसे इधर अपन वृद्धि दर ले लें और इधर समय ले लें, तो जो ये ग्राफ आएगा वो इस तरह से हमें प्राप्त होगा, ऐसा आकृति, ये इस तरह से ऐसा आकृति का ग्राफ प्राप्त होता है। इसे हम सिग्मोइड वक्र भी बोलते हैं। कैसा वक्र? सिग्मोइड वक्र कहते हैं। इस सिग्मोइड जो वक्र है, सिग्मोइड आकृति का जो वक्र है, इसको हम ग्रोथ वक्र भी बोलते हैं या वृद्धि वक्र भी बोलते हैं। वृद्धि वक्र भी कहा जाता है। कैसा प्राप्त होता है? सिग्मोइड आकृति का या एस आकृति का। कैसी आकृति का? एस आकृति का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। वृद्धि वक्र को 4 भागों में बांटते हैं। अब इस वृद्धि वक्र को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में। या यही समझ लो, वृद्धि वक्र को 4 भागों में बांट रहे हैं भाई। इस वृद्धि वक्र को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है मंद वृद्धि काल। मंद वृद्धि काल, ये वाला समय है, इसको हम मंद वृद्धि काल कहते हैं। मंद वृद्धि काल।
ये एकदम से बढ़ा, इसको अधिकतम वृद्धि काल कहेंगे, अधिकतम वृद्धि काल कहेंगे। फिर यहाँ पे वृद्धि कम हुई, इसको न्यून वृद्धि काल कहेंगे। और यहाँ पे वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, इसे स्थिर वृद्धि काल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्थिर वृद्धि काल कहा जाता है। अब पहला अपना क्या गया? मंद वृद्धि काल। हाँ जी, यह वृद्धि की कौन सी अवस्था है? प्राथमिक या प्राइमरी फेज है। इसमें वृद्धि दर बहुत मंद होती है और इस समय कोशिकाओं में आंतरिक परिवर्तन से शुष्क भार में क्या आती है? कमी आती है, जिससे कोशिका विभाजन के उपरांत नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी इस समय वृद्धि है वो बहुत धीमे होती है। दूसरी आती है अधिकतम वृद्धि। दूसरी कौन सी है? अधिकतम वृद्धि काल। हाँ, इस काल के अंदर जो वृद्धि दर है वो कैसी होती है? अधिकतम होती है। सबसे ज्यादा वृद्धि है वो अधिकतम वृद्धि काल के अंदर पाई जाती है, जो कोशिकाओं के विवर्धन के कारण होता है, या कोशिकाओं का आकार है, साइज है, वो बढ़ जाता है, कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। तीसरा आता है न्यून वृद्धि काल। न्यून वृद्धि काल यानी इस अवस्था में वृद्धि दर फिर से पुनः कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। वृद्धि दर पुनः कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। इस समय कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में प्रवेश करती। कोशिकाएं किस अवस्था में? परिपक्व होने लग जाती हैं, परिपक्व अवस्था में प्रवेश करती हैं, जिससे उपापचयी दर है वो न्यून हो जाती है। मेटाबॉलिक जो रेट है वो बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तीसरी आ जाती है स्थिर वृद्धि काल। स्थिर वृद्धि काल। अब स्थिर वृद्धि काल में क्या होगा? इस प्रावस्था में कोशिका पूर्ण परिपक्व हो जाने से, कोशिका पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगी। कोशिका पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाने से कोशिका बिल्कुल वृद्धि न के बराबर अर्थात स्थिर हो जाती है। कोशिका कैसी हो जाएगी? पूर्ण रूप से परिपक्व, और वृद्धि है वो कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है, अर्थात जितनी है वहीं पे रुक जाती है। अधिकतम वृद्धि काल को, इस अधिकतम वृद्धि काल को किसने? एक वैज्ञानिक थे सैथ। अधिकतम वृद्धि काल को सैथ ने समग्र वृद्धि काल कहा है। क्या कहा है? समग्र वृद्धि काल कहा है। अगर आपसे पूछे सैथ ने अधिकतम वृद्धि काल को क्या कहा था? समग्र वृद्धि काल कहा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृद्धि मापन। वृद्धि मापन। हाँ जी, वृद्धि मापन। पादपों में वृद्धि दर को अनेक आकार, क्षेत्रफल या भार में वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि कैसे कैसे मापी जा सकती है भाई? आकार बढ़े उसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, या भार के आधार पे पादपों के अंदर वृद्धि को मापा जा सकता है। पादप वृद्धि को भाई नापने के लिए कुछ विधियां हैं। पहली विधि क्या आती है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा, यानी कोशिकाओं की क्या बढ़ जाए? संख्या बढ़ जाए, तो उसके आधार पे पादप की वृद्धि को, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, संख्या बढ़ना, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना। इसके अलावा कोशिकाओं के अंदर ऊतक अंगों के आकार का बढ़ना, कोशिकाओं का, ऊतकों का, अंगों के आकार का बढ़ना, आकार का बढ़ना। तीसरा होता है शुष्क भार का बढ़ना, शुष्क भार का बढ़ना। और चौथा होता है रेखीय माप, यानी माप के द्वारा, रेखीय माप द्वारा वृद्धि मापन।
यानी नाप करके वृद्धि का मापन किया जाना। अब वृद्धि नापने के लिए कुछ उपकरण काम में लिए जाते हैं, जिनमें पहला आता है सरल अथवा सीधी विधि। कुछ उपकरण हैं जिनकी पहली आती है हमारी नंबर 1 सरल, या इसको सीधी विधि कहते हैं, सीधी विधि। हाँ जी, इस विधि में पादप की प्रारंभिक एवं निश्चित समयावधि उपरांत लंबाई को स्केल से मापा जाता है। यानी एक स्केल लेंगे, फुटा होता है जिसको अपन स्केल बोलते हैं, उस स्केल के द्वारा पादप की लंबाई को मापा जाता है। उस समयावधि के दौरान लंबाई में पाई गई वृद्धि को उस समय की वृद्धि कहते हैं। मान लो कोई पादप है, वो 1 घंटे या एक दिन के अंदर, जैसे आज हम पादप को नापा, जैसे ये 1 फुट का है कोई पादप, और कल इसको नापा तो जैसे 1 फुट और भाई 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो 10 सेंटी यानी 24 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर वृद्धि कर रहा है पादप। ऐसे स्केल से नाप करके पादप की वृद्धि का मापन किया जाता है। इसको सरल या सीधी विधि कहते हैं। दूसरी आती है वृद्धि मापी द्वारा। ये वृद्धि को नापने के यंत्र हैं जिनके द्वारा पादप की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। वृद्धि मापी यंत्र अपने पहला आता है चाप वृद्धि मापी। चाप वृद्धि मापी, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, चाप वृद्धि मापी, जिसको आर्क एक्जाइनोमीटर भी कहते हैं। आर्क एक्जाइनोमीटर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है इस तरह से, और इस तरह से एक स्केल लगी होती है, और यहाँ पे ये एक सुई होती है, इसके ऊपर ये पैमाना ऐसे इस तरह से लगा होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, पादप को गमले के अंदर बो करके, ये पादप है, इसको धागे से बांध दिया जाता है, और इस पुड़ी के ऊपर चढ़ा के ऐसे इधर एक बाहर लटका दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, पौधा जैसे जैसे बढ़ता है ये सुई ऊपर नीचे ऐसे सरकेगी इस तरह से, तो उसके आधार पे हम मापन कर लेते हैं। इसका एक डायग्राम मैं आपको बुक में और दिखा रहा हूँ, जैसे आपको बुक में दिखाई देगा, ये वाला बुक। इसमें क्या है, ये इधर यहाँ पे ये पुड़ी लगी हुई है, और ये सूचकांक है, इसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे पौधा लगा दिया, इसको बांध दिया, और इधर ये बाहर लटका दिया। अब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा तो ये पुड़ी घूमेगी, बाहर नीचे की ओर आएगा, और ये सूचकांक नीचे की ओर आ जाएगा, जिससे हम क्या नाप लेते हैं, वृद्धि देख लेते हैं। हाँ जी, यह पौधे की लंबाई को मापने का एक यंत्र है। पौधे की लंबाई को मापने का क्या है, एक यंत्र है, जिसमें एक स्टैंड पर छोटी गिर्री लगी होती है। एक स्टैंड पे यहाँ पे एक छोटी गिर्री लगी होती है। गिर्री से एक सुई जुड़ी रहती, गिर्री से क्या जुड़ी रहती है, एक सुई जुड़ी होती है, जो स्केल के ऊपर चलती है, जो स्केल के ऊपर क्या होती है, चलती है, स्केल के ऊपर इधर उधर चलती है। इसमें पादप के तने के शीर्ष पर, पादप के तने के शीर्ष पर एक धागा बांध दिया जाता है, और धागे को पुड़ी के ऊपर से लाकर, धागे को पुड़ी के ऊपर से लाकर दूसरी ओर धागे के दूसरे सिरे पर कुछ वजन या भार बांध दिया जाता है। जब पौधा बढ़ता है, पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, धागा ऊपर सरकेगा तो भार नीचे की ओर आएगा। तो ये जो सुई है, ये हमें वो नंबरिंग बता देती है कि पौधा कितना बड़ा है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है
वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ भाई, पादपों में वृद्धि को वातावरणीय और शरीर क्रियात्मक कारक दोनों ही प्रभावित करते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में एक होता है प्रकाश। प्रकाश यानी प्रकाश कई तरह से वृद्धि को प्रभावित करता है, जैसे प्रकाश की तीव्रता। एक प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश तीव्रता अधिक होने पर वृद्धि कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है, क्योंकि रंध्र उस समय बंद हो जाएंगे। और ज्यादा प्रकाश तीव्रता में अगर पौधे लगाए जाएं तो वे पौधे बौने रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। और इनकी पत्तियां व पर्व कैसे रहते हैं? छोटे रहते हैं। पत्तियां और पर्व छोटे रहते हैं। दूसरा आता है प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता, हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण के निश्चित वर्णक्रम का प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के निश्चित वर्णक्रम का प्रकाश अवशोषित किया जाता है, जिसको अपन PAR कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। लाल प्रकाश में वृद्धि सर्वाधिक होगी, क्योंकि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक। तथा पराबैंगनी व अवरक्त प्रकाश में, पराबैंगनी और अवरक्त यानी UV और IR, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में जो वृद्धि है वो सबसे कम। लाल में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी और UV और IR में सबसे कम वृद्धि होती है। तीसरी बात आती है प्रकाश कितनी देरी तक मौजूद है। तीसरा पॉइंट अपन यहां ले लेते हैं, प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि यानी वायुमंडल में प्रकाश कितनी देरी तक मौजूद है। हाँ जी, प्रकाश की अवधि पादप की लंबाई को प्रभावित करती है। जैसे पुष्पीकरण यानी प्रकाश की वह निश्चित अवधि जो पुष्पन के लिए आवश्यक होती है उसे हम दीप्तिकाल कहते हैं। दीप्तिकालिता अर्थात वह समयावधि जो पादपों में पुष्पन के लिए आवश्यक होती है उसे हम दीप्तिकाल कहते हैं। यानी पादपों में भाई कई पौधे होते हैं जो ज़्यादा देरी तक प्रकाश चाहिए पुष्पन के लिए, कई पौधों को कम देरी के लिए प्रकाश चाहिए। ये जो दीप्तिकालिता टॉपिक है इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपना जल। हाँ जी, जल वृद्धि के ऊपर सीधा प्रभाव डालने वाला कारक है। पादप की समस्त जैविक क्रियाएं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? जल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे अवशोषण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी क्रियाएं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? जल के ऊपर। और जल की कमी के कारण वृद्धि है वो मंद हो जाती है। जल की कमी से वृद्धि मंद हो जाती है। अगला कारक आता है तापमान। हाँ जी, तापमान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से वृद्धि को प्रभावित करता है। सामान्यतः 5 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि सर्वाधिक होती है। इस तापमान में तो वृद्धि सर्वाधिक होती है। इससे कम या अधिक तापमान पर वृद्धि, इससे तो कम या अधिक तापमान पर वृद्धि मंद हो जाती है, मंद हो जाती है। अगला पॉइंट आता है ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि इस रेंज में ये पौधे हैं वो सर्वाधिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति यानी ऑक्सीजन वृद्धि को प्रभावित करती है। O2 का उपयोग श्वसन में होता है। O2 का उपयोग किस में होता है भाई? श्वसन क्रिया में, जिससे ऊर्जा उत्पादित होती है और ऊर्जा का उपयोग कोशिका विभाजन में किया जाता है। अतः O2 की कमी से वृद्धि कैसी? O2 की कमी के कारण वृद्धि है वो मंद हो जाती है। O2 की कमी के कारण वृद्धि
मंद हो जाती है। अगला खनिज लवण। खनिज लवण यानी खनिज पोषकों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं, जिससे पादपों की वृद्धि मंद हो जाती है। खनिज पदार्थों की कमी के कारण पादपों में अनेक प्रकार के रोग हो जाने से पादपों की वृद्धि मंद हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपना पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, हाँ जी, पादपों की वृद्धि कुछ कार्बनिक यौगिकों द्वारा नियंत्रित होती है, जिनको हम हार्मोन या वृद्धि कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन या वृद्धि कारक कहते हैं। इनकी हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए तो वृद्धि मंद हो जाती है। यानी वृद्धि कारकों की कमी से पादपों की जो वृद्धि है वो मंद हो जाती है। हाँ जी, आज के वीडियो में इतना ही। इस पाठ के आगे के टॉपिक के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।